ये सेस्ना प्लेन कलाहारी डेजर्ट के ऊपर से गुजर रहा था। इसमें बैठे 5 लोग अपनी जिंदगी का यादगार सफर कर रहे थे। जमीन पे वाइल्ड लाइफ और वीरान रेगिस्तान के नज़ारों को आसमान से देखना वाकई सिर्फ चंद लोगों को ही नसीब होता है, पर उनका ये हसीन सफर जल्द ही उनकी जिंदगी का बदतरीन वाकया बनने वाला था। कलाहारी के बीचों बीच जहां इंसान का रहना इम्पॉसिबल है, वहां अचानक इनके जहाज में एक मसला हुआ और पायलट ने प्लेन को क्रैश लैंड करवा दिया। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, साउथ अफ्रीका में वाक़े कलाहारी डेजर्ट 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला दुनिया का छठा बड़ा डेजर्ट माना जाता है। ये अफ्रीकन सहारा की तरह इतना खुश्क तो नहीं है और इसी वजह से यहाँ 320 अलग अलग किस्म की वाइल्ड लाइफ बसती हैं, जिनमें शिकारी जानवरों की बात की जाए तो शेर, चीता और जंगली कुत्तों समेत अफ्रीकन हाथी भी शामिल है, जो अपने इलाके में किसी को भी बर्दाश्त नहीं करते। इस वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग साउथ अफ्रीका में डेजर्ट सफारी के लिए जाते हैं। अब क्योंकि ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि इसको साउथ अफ्रीका की 3 कंट्रीज आपस में शेयर करती हैं, जिनमें बोट्सवाना के पास कलाहारी डेजर्ट का सबसे बड़ा शेयर है। बोट्सवाना के कैपिटल गैब्रोन में एक कोरियर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल डू प्लेसिस ने एक प्राइवेट प्लेन चार्टर किया। वो अपने दोस्तों को कलाहारी डेजर्ट के शानदार नज़ारे दिखाते हुए उनको 600 किलोमीटर दूर मॉन नामी एक गांव में लेकर जाना चाहते थे। उनके इस ट्रिप का मकसद एडवेंचर के साथ साथ एक बिजनेस इवेंट को कवर करना भी था। इस हवाई सफर में इनके दोस्त माइक निकोलिक और उनकी बीवी लेनेट निकोलिक समेत नेप ग्राउरेक और जहाज के पायलट कोस्टा मार्कांडोनाटस भी थे। ये जहाज ट्विन इंजन सेस्ना 414 था, जिसमें ये 5 लोग बहुत एक्साइटेड होकर सवार हो गए। टेक ऑफ करते ही जहाज कलाहारी के ऊपर से होता हुआ मॉन की तरफ रवां दवा था। ये सफर था तो 2 घंटे का, लेकिन 1 ही घंटे के बाद लेनेट, जो कि पहले ही बहुत घबराई हुई थी, उसने प्लेन के एक विंग में से ऑयल लीक होता देखा। पहले तो उसने समझा कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर उससे रहा नहीं गया और उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर की। जब पायलट कोस्टा को बताया गया तो उसने एहतियातन प्लेन का वो इंजन बंद कर दिया जिससे ऑयल लीक कर रहा था। पायलट के हिसाब से इसमें कोई खतरे की बात नहीं थी, क्योंकि सेस्ना 414 में अभी भी एक इंजन बचा था। पर क्योंकि अफ्रीकन डेजर्ट में कड़कती गर्मी की वजह से यहाँ की हवा बहुत पतली और खुश्क होती है, इसी वजह से प्लेन को अपना एल्टीट्यूड मेंटेन करने के लिए दोनों इंजन्स की पावर रिक्वायर्ड थी। प्लेन अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा था। पायलट ने इमरजेंसी में गैब्रोन कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया, लेकिन बदकिस्मती थी उनकी कि कलाहारी के बीचों बीच रेडियो भी काम करना छोड़ गया था। अब जहाज को बचाने का एक ही तरीका था कि इसको खुद से किसी सीधी जगह पर लैंड करवा लिया जाए। ये जहाज वैसे ही काफी कम एल्टीट्यूड पे था, इसी वजह से पायलट को जल्द ही कोई लैंडिंग स्ट्रिप ढूंढनी थी। पायलट को नीचे सिर्फ छोटी बड़ी चट्टानों और झाड़ियों के सिवा कुछ नजर नहीं आया, यानी कोई प्लेन जगह नहीं थी। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था अपनी जान बचाना। पायलट ने सबको ब्रेस पोजीशन में आने को कहा और जहाज को झाड़ियों के बीच में ही क्रैश लैंड करवा दिया। क्रैश लैंड होने से पहले अंदर बैठे पैसेंजर्स को सिर्फ इतना याद था कि जमीन से बहुत करीब पहुंचने पर उनको कई जानवरों के झुंड भागते हुए दिखाई दिए। चंद मिनटों में जब सबको होश आया तो चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग थी। लेनेट का हाथ जल चुका था और नेप ग्राउरेक की शायद लंग्स डैमेज हो गई थी, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रहा था। फिर सबने मिलकर नेप को प्लेन से बाहर निकाला और दरख्त के सहारे सीधा खड़ा कर दिया। इन दोनों के अलावा बाकी तीनों को कोई सीरियस चोटें नहीं लगी थी। अभी उन्होंने खुद को संभाला ही था कि प्लेन से लीक होने वाले फ्यूल ने आग पकड़ ली और पूरा प्लेन एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। आपको यहाँ बताते चलें कि हर प्लेन में एक इमरजेंसी ट्रांसपोंडर होता है, जो रेडियो खराब होने की सूरत में प्लेन की लोकेशन कंट्रोल टावर को भेजता है। जब पायलट ने ये एतराफ किया कि सेस्ना 414 में इमरजेंसी ट्रांसपोंडर नहीं है, तो सबके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई। यानी इसका मतलब था कि इतने बड़े डेजर्ट में उनकी लोकेशन अब किसी को भी मालूम नहीं है। कलाहारी के किसी वीरान हिस्से में ये लोग दरख्तों के बीच में फंसे हुए थे, जहां ना इनके पास अब पीने को कुछ बचा था और ना ही खाने को। 2 जनों को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जिंदगी और मौत के बीच में लटके हुए थे।
सबको यही उम्मीद थी कि जल्द ही कोई रेस्क्यू टीम आएगी और उनको यहाँ से निकाल जाएगी, पर रेस्क्यू टीम तो तब आएगी जब उनको मालूम होगा। बगैर लोकेशन के अगर रेस्क्यू टीम इनको इस वीराने में ढूंढना शुरू भी करे, फिर भी यहाँ तक पहुँचने में उनको कई दिन लग सकते हैं। इतने में दिन ढलने लगा और उन्होंने प्लेन की आग को इस्तेमाल करके एक बॉन फायर लगा ली। सारी रात खूंखार जानवरों की आवाजें इनको झाड़ियों से आती रहीं, लेकिन शायद वो बॉन फायर ही थी जिसने जानवरों को दूर रखा हुआ था। अब दूसरे दिन का आगाज हो चुका था, लेकिन रेस्क्यू टीम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। पांचों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। डिहाइड्रेशन की वजह से इनके गले खुश्क हो चुके थे। सुबह सवेरे इन्होंने पत्तों पर पड़ने वाली ओस को पीना शुरू कर दिया, पर अभी चंद कतरे ही पिए थे कि सूरज सर पे आने लगा और ये ओस भी गायब हो गई। इतने में दूर से इनको किसी जहाज की आवाज सुनाई दी। इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम यहाँ तक पहुँच गई है, इन्होंने आसमान पे अपनी नजरें जमा ली। इन्होंने देखा कि एक पैसेंजर प्लेन ठीक इनके ऊपर से गुजर रहा था। इन्होंने धुआं छोड़ा, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार था क्योंकि इतनी ऊंचाई से इनको नोटिस करना करीब नामुमकिन था। अब उनको यहीं अपनी मौत दिखाई दे रही थी। यहाँ पड़े पड़े या तो ये भूख प्यास से मर जाएंगे, और अगर बाहर निकले तो शायद ये जानवरों की भूख का शिकार हो जाएं। आखिरकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्ल और पायलट ने इस खतरनाक डेजर्ट में मदद ढूंढने का फैसला किया। ये फैसला था तो बहुत खतरनाक, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। वो लोग मदद की तलाश में जख्मी साथियों को पीछे छोड़कर रवाना हो गए। दूसरा दिन भी खत्म होने वाला था। क्रैश साइट पे लेनेट और नेब की हालत अब मजीद बिगड़ती जा रही थी। पूरा दिन आग बरसाने वाली गर्मी ने इनको मजीद डिहाइड्रेट कर दिया था। दूसरी तरफ कार्ल और पायलट को भी पूरा दिन चलते रहने के बाद भी पानी का कोई खास सुराग नहीं मिला था। दूसरे दिन की रात को अचानक बारिश हो गई, पर ये इतनी थोड़ी देर के लिए हुई थी कि क्रैश साइट वाले जख्मी किसी भी चीज में पानी इकट्ठा ना कर सके। प्लेन क्रैश को अब 2 दिन गुजर चुके थे। कार्ल और पायलट कोस्टा हाल से बेहाल लगातार डेजर्ट और बुशेस में चलते रहे, लेकिन मजाल है कि इनको कोई इंसान नजर आए या फिर कोई पानी का जखीरा। अब उनको ये शक पड़ने लगा कि वो सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं कि नहीं। दूसरी तरफ क्रैश साइट पे नेब को अब एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन और डैमेज लंग्स की वजह से पैनिक अटैक्स पड़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो पिछले 2 दिनों से सीधा खड़ा हुआ था। उसने अकेले ही जंगल में जाने का फैसला किया। वो थोड़ा ही आगे गया तो रात को पड़ने वाली बारिश का पानी एक दरख्त के सुराख में